Welcome to another video tutorial, but this tutorial gonna be about practical based assessment। अब हमारे जो जितनी भी लेक्चर सीरीज़ इसके बाद होंगी वो प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट के ऊपर ही होंगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू SLOs ये चीज़ आपको आइडिया होगी कि अब आपके प्रैक्टिकल्स परफॉर्मेंस के लिए नहीं होंगे, बल्कि आफ्टर एग्ज़ाम्स आपके प्रैक्टिकल के भी एग्ज़ाम होंगे जिसमें 15 मार्क्स का पेपर आपको अटैम्प्ट करना होगा, यानी रिटन फॉर्म में आपको पेपर करना होगा। सो ये फ़र्स्ट लेक्चर है जो कि इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जिसके अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि आपने वो प्रैक्टिकल पेपर जो है कैसे अटैम्प्ट करना है, किन तरीके और किन टिप्स के थ्रू आप मैक्सिमम मार्क्स ले सकते हैं, या किस बुक को फॉलो करते हो आप वो प्रिपेयर करेंगे और अटैम्प्ट करेंगे। और फिर उसके बाद जो सेकेंड पार्ट है इस लेक्चर का, उसमें हम पहला प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे, यानी यहाँ पर आपको सारा थ्योरेटिकल एक एक पॉइंट समझाया जाएगा कि आपने किस तरह से करना है। एंड डेफिनेटली कि आप जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पे डेफिनेटली आप उसके प्रैक्टिकल परफॉर्म तो करेंगे ही, तभी ये चीज़ें आपको समझ आएंगी। बट इस लेक्चर का मकसद ये है कि आपको ये चीज़ समझ आए कि आपने उस प्रोसीजर को याद कैसे करना है, प्रिपेयर कैसे करना है, और उसका मकसद क्या है जो बुक के अंदर आपको चीज़ें दी गई हैं या लिखी हुई है। सो जी, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इसके प्रोसीजर को कि हम अटैम्प्ट किस तरह से कर सकते हैं। इस तरह की जो है आपको मार्केट से SLO बेस्ड प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट बुक मिल जाएगी। इसको वर्क बुक का नाम देते हैं। इसमें सारे वर्क बुक्स लिखी हुई हैं, मतलब सारा प्रोसीजर लिखा हुआ है डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। के एक्सपेरिमेंट इतनी अच्छे तरीके से कैटेगराइज़ किए गए हैं कि एक्सपेरिमेंट के बाकायदा से आपको प्रॉपर कैटेगरीज़ बना के दी गई हैं ताकि आपको याद करने में आसानी हो। फिर एक मॉडल सैम्पल पेपर भी वहाँ से बनाए गए हैं कि उस प्रैक्टिकल में से फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से कि अगर आपका एनुअल प्रैक्टिकल आ जाता है तो फिर आप किस तरह के पॉसिबल क्वेश्चंस होंगे, और फिर सोल्यूशन भी साथ ही गिवन है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। यानी ये वर्कबुक आपने इसलिए लेनी है क्योंकि एक तो प्रोसीजर सारा यहाँ पर आपको आसानी से मिल जाएगा, पहली चीज़ जो आपने याद करना है। दूसरी चीज़ कि उसी में से एक जो है ना सैम्पल प्रैक्टिकल पेपर भी बना हुआ है, तो आप अगर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, यानी 12-13 आप आराम से स्कोर कर जाएंगे इन केस कि अगर आप इस बुक से उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बुक ओपन करेंगे तो सबसे पहले आपको इस तरह का एक प्रीफेस पेज नज़र आएगा। इसमें आपको ये बताया गया है गाइडलाइंस के अंदर कि प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट जो है उसमें दो पार्ट हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए जो होगा उसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन होगा, यानी एक ही एक्सपेरिमेंट होगा जिसके सारे पार्ट होंगे, क्योंकि सेक्शन ए आपका जो है वो टोटल 9 मार्क्स का है। तो एक एक्सपेरिमेंट होगा जिसको 9 मार्क्स में डिवाइड किया गया। लाइक हो सकता है 2 मार्क्स का आपसे प्रोसीजर पूछ लें, 3 मार्क्स की डायग्राम ड्रॉ लेबल करवा लें, एक एक नंबर के उसमें से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या कोई ग्राफ अगर बन सकता है तो ग्राफ आपसे एक नंबर का पूछ सकते हैं। तो इस तरह से एक ही एक्सपेरिमेंट होगा, लेकिन उसमें से आपको वो 9 मार्क्स के डिफरेंट कैटेगरीज बना के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर सेक्शन बी जो होगा उसमें आपको जो है क्वेश्चन दिया जाएगा, लेकिन वो इस तरह से कि जो यहाँ पर अभी मैं आपको कंटेंट्स दिखा दूँगी तो वहाँ पे मल्टीपल आपको जो है ना एक्सपेरिमेंट कंबाइन करके क्वेश्चन नंबर 2 दिया जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 40% है, यानी वो टोटल 6 मार्क्स का है। तो लेट्स से कि यहाँ पर वो आपको 3 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट से 3 डिफरेंट क्वेश्चन दे देते हैं, यानी 2+2+2 का कम्बिनेशन जो है वो आपको दे देते हैं। तो यानी कि टोटल 3 प्रैक्टिकल में से आपको जो है ना वो 3 क्वेश्चन देंगे, और हर क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इस तरह की पॉसिबिलिटी भी जो है ना वो आपकी मौजूद हो सकती है। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो आपने अब इसको अटैम्प्ट कैसे करना है कि लेट्स से कि ये आपका 60% है, जैसे मैंने आपको बताया कि 9 मार्क्स का होगा, और सेक्शन बी यानी पार्ट 2 जो है वो आपका 40% यानी कि 6 मार्क्स का होगा, जो कि मल्टीपल एक्सपेरिमेंट कंबाइन करके आपको एक क्वेश्चन दिया जाएगा। इसी तरह डायग्राम जो है, डायग्राम की अगर हम बात करते हैं तो वो अगर आपको पूछेगी तो आपको बनानी पड़ेगी। अब न्यू पैटर्न क्या है कि आपकी जो प्रैक्टिकल नोटबुक है उसके कोई नंबर नहीं है, वाइवा वाइस के भी कोई नंबर नहीं है, सारे मार्क्स आपके उसी प्रैक्टिकल के 15 नंबर के हैं जो आप लिख कर आएंगे। वहाँ पे आपको एक शीट दी जाएगी, वहाँ पर आपको क्वेश्चन पेपर होगा और उसी के अकॉर्डिंग आपने उसको अटैम्प्ट करना होगा, यानी रिटर्न सारा लिखना होगा। सो टोटल ये सारी चीज़ें बेस्ड हैं कि आप इस तरह की ये बुक ले लें ताकि एक्सपेरिमेंट भी याद कर सकें, उससे रिलेटेड पॉसिबल क्वेश्चन याद भी कर सकें, और डेफिनेटली कि प्रैक्टिस एक पेज है तो आप वहाँ पर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि आप अच्छा स्कोर कर सकें। ठीक है जी। उसके बाद बोर्ड में जो आपको शीट मिलेगी वो कुछ इस किस्म की होगी। पहला पेज ऐसा होगा जिसमें आपके पास जो है 15 मार्क्स एक तरफ लिखे होंगे, 60 जो है टाइम पीरियड होगा, यानी 60 मिनट 1 घंटे का टाइम पीरियड होगा। सो 1 आवर के अंदर आपने जो है अपना ये प्रैक्टिकल कंप्लीट करना होगा।
यहाँ पर आप नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन, अब नेम ऑफ़ एग्ज़ामिनेशन में आप यही लिखेंगे प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट और ब्रैकेट में लिखेंगे पीबीए, प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट, ठीक है। सेंटर कोड आपकी रोल नंबर स्लिप पर गिवन होंगे तो वही आपने लिख देने हैं। एक ही कोड होता है, यानी वो जो भी सेंटर आपका बनेगा उस इंस्टीट्यूट का कोड बेसिकली सेंटर कोड होता है, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना है और ये चीज़ आपकी रोल नंबर स्लिप पर मेंशन होती है। फिर उसके बाद ये चीज़ आपने छोड़ देनी है क्योंकि ये आपके एग्जामिनर का काम है, वो बाद में साइन कर देते हैं। यहाँ पे आपने अपने बोर्ड का रोल नंबर लिखना है, तो केयरफुली रोल नंबर लिख के और सेम वही बबल उसी सीक्वेंस में आपने फिल कर देने हैं। यहाँ पर आपको केयरफुली जो है ना कुछ चीज़ें बताई गई हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपने आंसर बिल्कुल स्पेसिफाई करना है, क्योंकि जैसे आपकी ई शीट होती है तो बिल्कुल वैसे ही आपका ये एक प्रैक्टिकल की शीट भी होगी, जिसमें से क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर ऊपर लिखी हुई है तो लेट्स से 2 लाइन्स होंगी, 3 लाइन्स होंगी, तो आपने ये सोच समझ के आंसर लिखना है कि जो आपसे पूछा जा रहा है आपने बिल्कुल वही और टू द पॉइंट लिखना है ताकि आपको अच्छे स्कोर मिल सके। और ब्लू और ब्लैक बॉल पॉइंट यूज़ करना है। इसके अलावा मार्क्स आपको ब्रैकेट में सामने गिवन होंगे और फिर उसके बाद रफ वर्क के लिए भी आपको पेज इसी के साथ मिलेगा। और इसके अलावा क्वेश्चन आपने अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन ही लिखना है, यानी जो चीज़ आपसे पूछी जा रही है, लेट्स से आपसे पूछा जा रहा है ड्रा एंड लेबल द डायग्राम, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसमें डिस्क्रिप्शन लिखने बैठ जाएं। आपसे अगर क्वेश्चन है ड्रा एंड लेबल द डायग्राम, तो आप डायग्राम ड्रॉ करें और लेबल करें, दैट्स इट। और अगर आपसे पूछा गया डिस्क्राइब समथिंग, यानी कोई भी चीज़ आपसे पूछी जाती है लाइक ये आपसे पूछा जाता है डिस्क्राइब कार्बोहाइड्रेट्स, तो आपने डिस्क्राइब कर देना है कार्बोहाइड्रेट्स को, जितनी लाइन्स है उतनी लाइन्स के अंदर, और आपने कोई डायग्राम्स वगैरह या कोई स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बनाना। यानी आपसे अगर डायग्राम को पूछा गया जस्ट ड्रॉ एंड लेबल, अगर आपसे डिस्क्रिप्शन को पूछा गया जस्ट डिस्क्राइब, एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसके मार्क्स नहीं है, और दूसरी बात कि यहाँ पे जगह भी नहीं होगी तो आप लिख भी नहीं सकेंगे। सो टू द पॉइंट रहना है, ओके। फिर उसके बाद मैं आपको एक सैम्पल पेपर दिखा देती हूँ कि किस किस्म का होगा, फिर हम अपने प्रैक्टिकल की तरफ चलते हैं। यानी जो आपका फ़र्स्ट प्रैक्टिकल भी हम डिस्कस करेंगे ये उसकी प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट है। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको जो सैम्पल ए है, यानी जो सैम्पल में लाइक जो पेपर होगा उसमें सेक्शन ए अगर सिर्फ माइक्रोस्कोप से रिलेटेड वो आपको दे देते हैं, यानी 9 मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन, फिर वो किस तरह से होगी, लाइक आप ये पेज पे दे सकते हैं, देखो सामने नंबर भी इसकी मेंशन है 2। यानी अगर हम नंबर और मार्क्स की बात करते हैं तो ये इस तरह से मेंशन होंगे कि लाइक 2 2 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये 9 मार्क्स आपका बन जाएगा सेक्शन ए में से, वो इस तरह के होंगे। तो ये आपको थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि आपको एक प्रैक्टिकल ऊपर नाम लिख दिया जाएगा कि फ़लाँ प्रैक्टिकल, और उसमें से फ़लाँ चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है। तो ये पेज होगा जिसको आपने एज इट अटैम्प्ट करना होगा और इसके क्वेश्चन देने होंगे, यानी इन क्वेश्चन के आंसर आपने लिखने होंगे यहाँ पे। तो ऑब्वियसली आपको प्रोसीजर याद होगा, तो उसमें से अगर कोई क्वेश्चन बन के आएगा तो आप उसको अटैम्प्ट कर सकेंगे। दैट्स वाई आपने ये बुक लाजमी परचेज़ कर लेनी है ताकि आपको आसानी हो। रेस्ट इज़ बेस्ड ऑन यू कि आप उसको कैसे प्रिपेयर करते हैं। प्रोसीजर अच्छी तरह से याद करें, उसके बाद ये जो पॉसिबल क्वेश्चन हैं ये आपको उस प्रोसीजर के बाद ही मिल जाएंगे बुक के ऊपर, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि यहाँ से किस किस्म के क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। और सेम इसी तरह ये अब ये जो हमने सैम्पल 2 देखे हैं तो ये इसके आंसर भी साथ मौजूद हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये पेज देखें, ये एक ही पेज है, ठीक है। 2-2 लाइन्स और 3-3 लाइन्स, अब जहाँ पे 3-3 लाइन 4-4 उन्होंने छोड़े, यहाँ पे 2-2 लाइन्स छोड़ी हैं। आंसर आप देख सकते हैं कि ये किस किस्म का आंसर है, यानी इतना टू द पॉइंट उन्होंने जो है ना आंसर को लिखा हुआ है ये कि आसानी से जो है ना अटैम्प्ट हो सकता है। अब वो 4 लाइन्स थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 4 पॉइंट्स उन्होंने बना रखे हैं, 4 पॉइंट्स ही बना रखे हैं। 2 लाइन्स थी तो 2-2 लाइन्स के अंदर यहाँ पे उन्होंने मेंशन किया हुआ है। यानी आपने भी इसी तरह कोशिश करनी है कि मोस्ट स्पेसिफिक आंसर करें ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स मिल सकें। अच्छा जी, ये तो सारा हो गया कि आपका पेपर क्या है, किस तरह से आएगा, कैसे अटैम्प्ट करना है। अब हम आ जाते हैं अपने प्रैक्टिकल नंबर 1 की तरफ। जैसे कि हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि प्रैक्टिकल नंबर 1 आपका यानी जो एक्सपेरिमेंट नंबर 1 है वो है माइक्रोस्कोप के हवाले से, जिसका अभी हमने सैम्पल पेपर भी देखा है, ठीक है। तो ये वही पेपर है। अब इसमें आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये इस तरह से एक्सपेरिमेंट नंबर 1 और आपको प्रोसीजर दिखाया गया है। तो प्रोसीजर इसका क्या है जी, प्रोसीजर ये है कि यूज़ ऑफ ग्रेटिक्यूलर माइक्रोमीटर टू स्टडी द सेल्स अमीबा यूग्लिना एंड पैरामीशियम। अब इसमें आपसे ये पूछा गया है कि माइक्रोस्कोप यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ करते हुए आपने सेल स्टडी करना है, चाहे अमीबा का करें, यूग्लिना का करें या पैरामीशियम का। यानी आपको 3 ऑर्गेनिज़म दिए गए हैं कि इन 3 मॉडल ऑर्गेनिज़म में से आप जिसका भी चाहें वो स्टडी कर सकते हैं। तो नंबर 1 के अंदर परफॉर्मेंस है, यानी सबसे पहले तो हमें ये देखा गया है, बताया गया है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इन सारे थ्योरी को पढ़ने से पहले मैं आपको डायग्राम दिखा देती हूँ। नेक्स्ट पेज पर आपको इस किस्म की एक डायग्राम मिल जाएगी। ये आप देखने से भी आपको अंदाज़ा हो रहा है कि ये माइक्रोस्कोप है, ठीक है। ये आई पीस है जहाँ पर आप अपनी आई प्लेस करते हैं, इस जगह पर आप अपनी क्योंकि आई रखते हैं, आँख से इसको देख रहे होते हैं,
तो ये आई पीस है। और जहाँ पर अगर आप कोई लेंस रख देते हैं तो उसको हम ओक्यूलर लेंस का नाम देते हैं, ठीक है जी। ये इसकी मेन बॉडी होती है जिसको आप, और ये इसके साथ जो है ना ये ऑब्जेक्टिव लेंस होते हैं। इनमें से एक लो रेजोल्यूशन वाला होता है जिसकी मदद से आप माइक्रोस्कोप एडजस्ट कर रहे होते हैं, और एक हाई रेजोल्यूशन वाला होता है जिसकी वजह से आप अपने ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये स्टेज माइक्रोस्कोपिक स्टेज होता है जहाँ पे आप स्लाइड रखते हैं। ये आपकी स्लाइड हो गई। ये क्लिप्स हो जाते हैं जो आप स्लाइड के ऊपर प्लेस कर देते हैं लेफ़्ट और राइट पे, ताकि वो वहाँ पर जो है एडजस्ट कर जाए। फिर उसके बाद नीचे कंडेंसर होता है। लाइट जैसे ही, ये रिफ्लेक्टिंग मिरर है, आप स्विच ऑन करते हैं, लाइट यहाँ से ऑन होती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होके ऑब्जेक्ट के ऊपर जाती है, और फिर ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आई पीस में आती है तो आपको नज़र आती है। साथ ही साथ ये क्लिप है, ये आर्म है जिसके आप उसको पकड़ते हैं। फिर उसके बाद ये क्या चीज़ है, फाइन एडजस्टमेंट, कोर्स एडजस्टमेंट। जब आप माइक्रोस्कोप एडजस्ट कर रहे होते हैं, यानी माइक्रोस्कोप को आप ठीक कर रहे होते हैं, सेट कर रहे होते हैं, तो उस वक्त आप कोर्स एडजस्टमेंट और लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस को यूज़ करते हैं ताकि आपको स्लाइड प्रॉपरली फिक्स हो जाए। जब स्लाइड फिक्स होती है आपको थोड़ा थोड़ा उसमें से रफली जो है ना धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा होता है, अनक्लियर सा नज़र आ रहा होता है, इसका मतलब है आपकी माइक्रोस्कोप जो है अब वो फिक्स हो चुकी है। फिर उसी फिक्सेशन के ऊपर आप कोर्स एडजस्टमेंट को जो है रोटेट करते जाते हैं तो और ज़्यादा वो क्लियर होता चला जाता है, और फिर फाइनली जब बिल्कुल क्लियर हो जाता है तो आप कहते हैं कि माइक्रोस्कोप एडजस्ट हो चुकी है, क्योंकि आपको इमेज वाज़िह तौर पर नज़र आना शुरू हो जाता है, ठीक है जी। ये इसका पूरा बॉडी मटेरियल है। फिर उसके बाद हम इसके प्रोसीजर पार्ट को देख लेते हैं। माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। माइक्रोस्कोप में दो तरह की, क्योंकि डिफरेंट लेंस होते हैं, दैट्स वाई आप इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन तो सिंपल लाइट है, जो आप स्विच ऑन करते हैं तो उसी का बल्ब जलना शुरू हो जाता है, आपको चीज़ें नज़र आती है। माइक्रोस्कोप यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो आपके यूजुअली यूज़ भी कर रहे होते हैं अपने लैब्स वगैरह के अंदर, तो उसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। लाइक नंबर 1 इज़ आई पीस एंड ओक्यूलर। अब आई पीस और ओक्यूलर की जहाँ तक बात है तो आई पीस एक शॉर्ट ट्यूब होती है जिसके अंदर जब आप लेंस प्लेस करते हैं तो फिर आप उसको ओक्यूलर कहते हैं। ये बात याद रखनी है कि नॉर्मली वो ट्यूब के आई पीस है, लेकिन जब आप लेंस रखेंगे और उसको देखेंगे तो वो ओक्यूलर होती है, बिकॉज ओक्यूलर इज़ वर्ड रिलेटेड टू आई। ओके, ये हाई मैग्नीफिकेशन पावर का होता है, लेकिन ये मल्टीपल पावर्स की होती हैं, तो आप अकॉर्डिंग टू नीड आप मर्ज़ी से आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं उसको। जस्ट आपने वो निकाल के कोई ऐसा प्लेस करना होगा जिससे आप देखना चाहते हैं, ऑब्जर्व करना चाहते हैं। फिर बॉडी ट्यूब में अभी मैंने आपको दिखाई है कि किस तरह की ट्यूब थी जिसको हम बॉडी ट्यूब कह रहे थे, जिसके एक तरफ जो है वो नोज़ पीस भी होता है, जाके आप आसानी से ओक्यूलर और ऑब्जेक्टिव को एक ही लाइन में एडजस्ट कर सकें। फिर उसके बाद नोज़ पीस है डिजिटल एंड पर, यानी जिसके साथ वो लो और हाई रेजोल्यूशन वाले ऑब्जेक्टिव लेंस लगे हुए थे, और ये आप इसको आसानी से रोटेट कर सकते हैं। और रोटेशन का मकसद ये होता है कि आप जो है ना माइक्रोस्कोप एडजस्ट कर रहे होते हैं या उसको काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। फिर आर्म्स वो जगह है जहाँ से आप माइक्रोस्कोप को पकड़ के रखते हैं, और अपर एंड पर बॉडी ट्यूब मिलेगी, लोअर एंड पर आपको बेसमेंट और सारी चीज़ें मिलती हैं। कोर्स एडजस्टमेंट इसके ऊपर मिलती है जिससे आप माइक्रोस्कोप या बॉडी ट्यूब को मूव करवा सकते हैं, ताकि ये उस वक्त आप यूज़ कर रहे होते हैं जब आप माइक्रोस्कोप को एडजस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद फाइन एडजस्टमेंट तब यूज़ की जाती है जब माइक्रोस्कोप एडजस्ट हो गई, आपको अनक्लियर से इमेज नज़र आ रहा है, आप चाहते हैं कि इमेज और ज़्यादा क्लियर हो जाए, तो फिर आप फाइन एडजस्टमेंट को भी यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद स्टेज है जिसके ऊपर आप जो है बिल्कुल जो है ना क्लिप को हटा के और आप उसके अंदर स्लाइड प्लेस करते हैं, फिर क्लिप ऊपर डाल देते हैं। डायफ्राम जो होता है जस्ट बिलो द सर्कुलर बॉडी है, और इसका काम क्या है कि इसने रेगुलेट करना होता है अमाउंट ऑफ लाइट रीचिंग द मिरर, यानी एक फ़िक्स क्वांटिटी में लाइट जाए ताकि आप आसानी से देख सकें। और मिरर जो होता है ये बेसमेंट के साथ इस वजह से अटैच होता है ताकि ये कन्वेक्स शेप का होता है, और ये लाइट जब इसके ऊपर एक तरह से ये कन्वेक्स होता है, दूसरी तरफ से कनकेव होता है। जब लाइट इस पर पड़ती है तो ये रिफ्लेक्ट करता है आईपीस की तरफ, ऑब्जेक्टिव की तरफ, ताकि आसानी से उसको देखा जा सके, और ये डायरेक्ट करता है ऑब्जेक्ट को लाइट की तरफ। बेस की अगर हम बात करते हैं तो ये माइक्रोस्कोपिक बेस जो होती है तो वैसे ही ज़रूरी है, ये लाइट एंड वेट होती है तो ऑब्वियसली वो बेस तो होगी ताकि आप उसको किसी भी प्लेन सरफेस या क्लियर सरफेस पर प्लेस कर सकें। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं मैग्नीफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप पर। अब नंबर ऑफ़ टाइम्स विद विच माइक्रोस्कोप इंक्रीज़, मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है, द नंबर ऑफ टाइम्स विद विच माइक्रोस्कोप इंक्रीज द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज कम्पेयर टू ओरिजिनल, उसको हम नाम देते हैं मैग्नीफिकेशन पावर का, ठीक है जी। मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपने ये देखा या आपको पेज इस किस्म का नज़र आ रहा है जिसमें छोटा छोटा लिखा हुआ है। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं बहुत ज़्यादा फोकस करती हूँ और ये जो सेंटर में ये जो माइक्रोस्कोप आपको नज़र आ रहा है, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि अब अगर ये मेरी माइक्रोस्कोप होती तो मुझे ये कैसा नज़र आता। अगर मैं इसको, ये जो माइक्रोस्कोप वाला वर्ड अभी मैंने हाईलाइट किया, अगर मैं इसको थोड़ा सा और ज़्यादा जूम करती हूँ तो आप देखें कि अभी आपको इतना बड़ा नज़र आ रहा है, ठीक है। तो माइक्रोस्कोप का मकसद ये है कि पहले ये आपको छोटू सा नज़र आ रहा था, लेकिन जब आप इसको मैग्नीफाई करते हैं तो आपको इतना बड़ा स्क्रीन पर सिर्फ एक यही मेन सेंटर में नज़र आ रहा है,
ठीक है, यानी आपका कॉज ऑफ कंसर्न जो है तो आपको मेन स्क्रीन पर यही नज़र आ रहा होता है। तो इसी तरह माइक्रोस्कोप में भी ऐसा ही होता है कि नॉर्मल एक बहुत ज़्यादा छोटी नज़र आने वाली चीज़ या शायद आपको क्लियर नज़र भी ना आए, लेकिन माइक्रोस्कोप में वो बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई होकर आपको नज़र आती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ऑक्यूलर की पावर की बात करते हैं तो ये हमेशा 10x हम यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव 100x का भी हो सकता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। यानी जो एक माइक्रोस्कोप होती है ये किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को 1000 टाइम इंक्रीज़ कर सकती है, क्योंकि किसी साइज़ को आप मेजर करते हैं तो ज़ाहिर सी बात है कि आपने ऑक्यूलर वाली वैल्यू और जो ऑब्जेक्टिव होती है उसको मल्टीप्लाई करना होता है, क्योंकि आप दोनों लेंस यूज़ करें, इनको मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा तो वही आंसर जो है वो उस चीज़ का साइज़ या ऑब्जेक्ट का जो भी आप मेजरमेंट कर रहे होते हैं वो उससे रिलेटेड वैल्यू होती है। ठीक है जी, फिर उसके बाद ये चीज़ आ जाती है। अब प्रोसीजर क्या है, माइक्रोस्कोप जो होती है ना, आप टेबल पर रखती हैं, स्लाइड को आपने स्टेज के ऊपर रख दिया, क्लिप चढ़ा दी, उसकी पोजीशन एडजस्ट कर ली। अब उसको आप लो पावर के थ्रू स्टार्ट करते हैं, एडजस्ट करना शुरू करते हैं, मिरर को वगैरह को रोटेट करते हैं, एक्जैक्टली जहाँ पे मैक्सिमम लाइट अवेलेबल होगी वो आ जाएगी। फिर कोर्स फाइन एडजस्टमेंट के थ्रू आप प्रॉपर्ली माइक्रोस्कोप एडजस्ट करके अपने ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना शुरू कर देते हैं। इस डायग्राम की प्रैक्टिस लाजमी कर लेनी है। हो सकता है कि ये वहाँ पर ड्रॉ की हुई और आपने लेबल करनी हो, या हो सकता है कि आपको ड्रॉ और लेबल दोनों चीज़ें करनी पड़े, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है। ठीक है जी, ये तो इस प्रैक्टिकल का पहला पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट क्या है कि आपने किसी भी चीज़, आपसे वो कह सकते हैं कि फ़लाँ सेल है उसका आप साइज़ मेजर करें, तो अब आपने मेजरमेंट किस तरह से करनी है। माइक्रोमीट्री क्या होती है, हम इसमें कहते हैं यूज़ ऑफ माइक्रोस्कोप to measure the size of object being observed is known as micrometry. It is a technique in which there is a measurement of size of an object or a cell observed under microscope is known as micrometry. यानी ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें आप किसी सेल या किसी भी चीज़ का साइज़ जो आप माइक्रोस्कोप के नीचे पढ़ रहे हैं उसके साइज़ को मेजर करते हैं, उसको माइक्रोमीट्री कहते हैं। इस चीज़ के लिए दो चीज़ें ज़रूरत होती हैं, ऑक्यूलर लेंस और स्टेज लेंस। ठीक है, ऑक्यूलर वही था जो ग्रेजुएटेड जो आपने यहाँ पे रखा है, और स्टेज ये बिल्कुल एक स्केल की तरह होता है, एक फुट की तरह होता है जो आप नॉर्मली लाइन लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये आप यहाँ पे बिल्कुल स्लाइड के साथ ही रख देते हैं ताकि आपको एडजस्टमेंट में आसानी हो। ऑक्यूलर क्या होता है कि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास राउंड बॉटल ग्लास पीस होता है और इसके ऊपर स्केल्स होते हैं, यानी इस तरह का। अगर ये हो ना, ये रीडिंग और वैल्यू लिखी हो, इसको ग्रेजुएटेड भी बोलते हैं, इसको स्केल्ड भी बोलते हैं। यानी इससे समझ आ जाती है कि वो चीज़ जो है वो एम्प्टी नहीं है, बल्कि ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होता है, मेंशन किया होता है। अब इसमें हम कहते हैं कि स्केल जो है वो डिवाइड, हम कहते हैं कि ये जो स्केल्ड है वो 100 डिविजन्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। बट हर एक डिवीजन जो है, यानी टोटल आपको 0 से लेकर जहाँ पे भी आप देखें तो ये 0 से 100 तक नज़र आ रहा है, लेकिन एक डिवीजन का नहीं पता, क्योंकि ये बहुत छोटा है, बहुत फाइन है, तो हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते कि एक डिवीजन इनमें से कितने की होती है। ऑक्यूलर को आई पीस के दोनों लेंस के दरमियान, यानी आप उसको आई पीस वाले लेंस हटा के इसको उधर प्लेस कर देते हैं। स्टेज माइक्रोमीटर जो होता है ये स्टेज पर ही आप रखते हैं। अब अगर आप स्टेज फिक्स कर देते हैं, क्लिप्स के साथ स्केल ऊपर रख दिया, तो फिर क्या होगा कि 100 डिविजन्स की मेजरमेंट इस तरह से होती है कि टोटल जो लेंथ होती है ना इसकी, वो भी ऑब्वियसली 100 की ही होगी। लेकिन क्या है कि अब 1 मिलीमीटर इज़ इक्वल टू 1000 माइक्रोन्स, और 1/1000 कितना हो जाए, 1/100 के 0.01 मिलीमीटर यानी इज़ इक्वल टू 10 मीटर। तो 10 माइक्रोन जो होती है वो स्टेज माइक्रोमीटर के बराबर होती है, यानी एक डिवीजन अगर ऑक्यूलर की है तो वो स्टेज की 10 डिविजन्स के बराबर होती है। अपरेटस वही स्टेज माइक्रोमीटर है, ठीक है, ऑक्यूलर माइक्रोमीटर है, माइक्रोस्कोप है, प्रिपेयर्ड स्लाइड प्रिपेयर्ड वो है जिसके अंदर स्पेसिमेन है और आपने उस स्पेसिमेन का साइज़ ऑब्जर्व करना है, या साइज़ मेजर भी करना होता है, क्योंकि प्रोसीजर है तो आपने साइज़ मेजर करना होता है। प्रोसीजर ये है कि आई पीस को आप रिमूव करेंगे और उसकी जगह आपने उसकी लिड को ओपन करके ऑक्यूलर माइक्रोमीटर जो है वो प्लेस कर देना है। स्टेज माइक्रोमीटर को आप माइक्रोस्कोपिक स्लाइड के साथ जो है ना क्लिप की मदद से एडजस्ट करेंगे। फिर जो ऑक्यूलर होगा इसको आपने रोटेट करते चला जाना, यानी इसको घुमाते रहना अनटिल के दोनों माइक्रोमीटर एक दूसरे के पैरेलल आ जाएं, यानी इस तरह की आपको ऑब्जर्वेशन मिल जाए और ये आसानी से एक दूसरे के पैरेलल होनी चाहिए, यानी एक मेजर डिवीज़न इस तरह से एक मेजर डिवीज़न के बराबर हो, जैसे ये आपको नज़र आ रही, ठीक है, और माइनर डिवीज़न माइनर के बराबर हो। इस तरह मेजर के बराबर हो और माइनर के बराबर हो। जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से एंड हो रहा है, ये सारी एक दूसरे के ऊपर आनी चाहिए, यानी सही से एक दूसरे को सुपरपोज कर ले या पैरेलल हो जाए। ठीक है जी, फाइन लाइन ट्रेस वेयर, यानी कि वही बात है कि एक दूसरे के साथ ये लाइन मैच करें, यानी इस तरह से होना चाहिए कि जैसे ये 100 वाली ऊपर से ख़त्म हो रही तो नीचे से शुरू हो रही, 0 वाली ऊपर से ख़त्म हो रही तो नीचे से शुरू हो रही, यानी हर लाइन मेजर लाइन के सामने मेजर और माइनर के सामने माइनर लाइन होनी चाहिए। कैलकुलेशंस उन्होंने आपको बता दी हैं कि जो 10 डिविजन्स होती हैं ऑक्यूलर माइक्रोमीटर ग्रेटिट्यूड की, तो वो 15 डिवीजन ऑफ स्टेज माइक्रोमीटर के बराबर होती है। इसी तरह जो 1 डिवीज़न होती है ऑक्यूलर माइक्रोमीटर की, ये 15/10 डिवीजन ऑफ 1.5 डिवीज़न हो जाती है। इसी तरह अगर हम जानते हैं फॉर एग्जांपल कि 1 डिवीज़न जो है स्टेज की वो 10 के बराबर है, यानी 0.01 मिलीमीटर, तो 1.5 ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 15 मीटर, यानी जो एक डिवीज़न है ऑक्यूलर की वो स्टेज की 15 डिविजन्स के बराबर है।
इसका ये मतलब एक कंक्लूजन है। अब मेजरमेंट ऑफ सेल के लिए आपने क्या करना है कि आपने स्टेज माइक्रोमीटर को रिमूव कर देना है और आपने स्लाइड को वहाँ पर रख देना है, ठीक है, और स्लाइड को माइक्रोस्कोप के साथ एडजस्ट कर लेना है। फर्स्ट नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ ऑक्यूलर फॉर द लेंथ ऑफ स्पेसिमेन वो आपने काउंट करना है। इसी तरह से सुपर इम्पोज करके चीज़ें काउंट कर लेनी है। अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि जो लेंथ है ऑब्जेक्ट की वो 8 डिवीजन्स आपको आ रही हैं, यानी वो लेंथ कितना जो है ना काउंट हो रहा है कि अप टू 8 डिवीजन्स जो है यहाँ तक लेट्स से कि वो ऑब्जेक्ट आपको इस तरह का लेंस नज़र आ रहा है। तो अब उसकी लेंथ आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? लेंथ के लिए क्या होता है कि आपने जो डिवीजन्स कही हैं उनको आप मल्टीप्लाई 8 से कर देंगे, क्योंकि स्टेज माइक्रोमीटर की 8 डिवीजन्स है ना। लेट्स से कि यहाँ इस तरह का ऑब्जेक्ट है। अब आपको ये चीज़ पता है कि एक डिवीज़न तो 15 के बराबर है, 8 कितने बराबर होंगी? तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 120 माइक्रोमीटर जो ये लेंथ हो जाएगी आपके, चाहे वो सेल है चाहे वो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी। ये सारा प्रोसीजर है। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब आपको ये क्वेश्चन आता है पेपर में लिखने के लिए तो मैक्सिमम अगर माइक्रोस्कोप का आया तो फिर आपको जो है ना इसी तरह का प्रोसीजर, ये कैलकुलेशंस दी जाती हैं और डेफिनेटली थ्योरी से रिलेटेड भी आपसे 2-4 सवाल पूछ लिए जाते हैं, लेकिन मेन कंसर्न आपका ये वैल्यूज़ होती हैं। और ऑब्वियसली ये वैल्यूज़ क्योंकि उसकी अपनी वैल्यूज़ हैं तो आपको ये याद करके इसका ये सारी चीज़ें रखनी पड़ेंगी ताकि जो भी साइज़ वगैरह वो आपको बताएंगे आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकें। इसके साथ ही मैं आपको पहला जो ना ये आप देख सकते हैं यहाँ उन्होंने पॉसिबल प्रैक्टिस क्वेश्चन बताए हैं। ये देख सकते हैं आप प्रैक्टिस क्वेश्चन उन्होंने शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं ताकि आप आसानी से अटैम्प्ट कर सकें कि इनमें से कोई आता है तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं या इसी को घुमा फिरा के वो दे सकते हैं। और ये हैं भी काफ़ी आसान से, लाइक ये देखें कि हु इन्वेंटेड माइक्रोस्कोप, और ये फ़ोटो माइक्रोग्राफ्स क्या होते हैं, या फेज़ कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप क्या होती है, या टू लेंस क्यों कहते हैं, या कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्यों कहते हैं इसको, या मैग्नीफिकेशन पावर क्या होती है, रिजॉल्विंग पावर क्या होती है, माइक्रोस्कोप खुद क्या चीज़ है। तो ये काफ़ी आसान आसान सी चीज़ें हैं और जो आप मतलब बचपन से पढ़ते आ रहे होते हैं। तो अब ये स्पेसिफाई कर दी गई यहाँ पे आपको आंसर, तो आपने ये लाजमी याद कर लेने हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद ये कुछ आपको इसी से नेक्स्ट पेज पर मिल जाएगा। ये बाइलॉकुलर है और ये सारी रीडिंग्स वगैरह कि अगर आपसे वो कन्वर्जन वगैरह कहते हैं तो आपको ये याद करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये चीज़ जब आप प्रैक्टिस करेंगे, याद करेंगे और प्रीलिमिनरी क्वेश्चंस को थ्रू प्रिपेयर करेंगे तभी ये चीज़ें आपको प्रिपेयर होंगी। और ये आपको साथ साथ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहेंगे कि हम एक ही रात में बैठ के हरफन मौला बन जाएँ, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता क्योंकि ये प्रैक्टिकल्स हैं तो ये ज़रा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। थ्योरी तो फिर भी आसान हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं आप कि इसका आपको जो है ना प्रोसीजर बताया गया। ये प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट सैम्पल पेपर नंबर 2 है। ये मैं आपको समझा देती हूँ। व्हेन व्यू अंडर अ लाइट माइक्रोस्कोप द साइज़ ऑफ अ सेल इन द डायग्राम वाज 20 मिलीमीटर। द मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज वाज 400x। एक्स का मतलब यही है कि मैग्नीफिकेशन पावर वो आपको बता रहा है। व्हाट इज़ द एक्चुअल साइज़ ऑफ सेल इन गिवन बिलो एंड द आंसर इन माइक्रोमीटर्स। के आंसर क्या होगा माइक्रोमीटर में। तो पहला प्रोसीजर हम ये देख लेते हैं। ये देखें कि एक्चुअल लेंथ इज़ इक्वल टू मेजर्ड साइज़ इनटू मैग्नीफिकेशन डिवाइडेड करना है। तो अब 20 एक्चुअल लेंथ कितनी थी 20 मिलीमीटर। मेजर्ड साइज़ उन्होंने आपको एक्स की वैल्यू बताई थी 400, वो पुट कर दी। मैग्नीफिकेशन हमें पता है 0.05 मिलीमीटर होती है। तो ये आंसर इस तरह से आ जाएगा कि 20 डिवाइडेड बाई 400 इज इक्वल टू 0.05 मिलीमीटर, जो आंसर आ गया। अब 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1000 माइक्रोमीटर है। तो ऑब्वियसली जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इसको तो आपके पास 50 माइक्रोन्स, ये पहले का आंसर आ गया, ठीक है जी। फिर उन्होंने कहा साइज़ ऑफ अमीबा इज़ 1/3 ऑफ मिलीमीटर, कैलकुलेट इट्स साइज़ इन माइक्रोमीटर। अब तो वही मिलीमीटर को माइक्रोमीटर में कन्वर्ट करने वाली कन्वर्जन थी ना, तो आपको मिल गई कि यहाँ पे आप उन्होंने बताया कि 0.33 मिलीमीटर उसका साइज़ है। तो माइक्रोमीटर में क्या होगा, मल्टीप्लाई 1000 करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है विच टाइप ऑफ माइक्रोस्कोप कैन बी यूज़ फॉर ऑब्जर्विंग माइटोसिस इन अ लिविंग सेल। देखें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी आप डेड चीज़ों के लिए या स्पेसिमेन के लिए, स्पेसिमेन कहते हैं प्रिजर्व चीज़ जो मर चुकी होती है, जो डेड होती है, या आप किसी स्लाइड के लिए या केमिकल के लिए यूज़ करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रो, ये चीज़ें आप इसके लिए यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है ना उसमें आप इसी तरह का कोई सेल जो होता है या ऑर्गेनेली होता है ना उसके लिए आप यूज़ करते हैं। फेज़ कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप जो होती है ना ये लिविंग सेल्स के लिए होती है। तो ये चार मैंने आपको डिफरेंस बता दिए हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होती है ना ये आप यूज़ करते हैं किसी भी स्पेसिमेन के लिए, किसी भी केमिकल के लिए या एक टिश्यू वगैरह के लिए, ठीक है। अगर आपसे
आपसे कोई सेल या किसी ऑर्गेनेली का पूछा जाता है तो वो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है एक छोटा सा सेल और उसके अंदर की ऑर्गेनेली की तो आपको और ज़्यादा जो है ना मतलब फोकस करना पड़ता है, तो वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही प्रोवाइड कर सकती है। और अगर आपसे कहा जाता है कि ये चीज़ें, ये तीनों जो माइक्रोस्कोप्स होते हैं ये डेड सेल के लिए होते हैं, ये डेड टिश्यूज़ के लिए होते हैं। जो लिविंग के लिए होती है, लिविंग के लिए सिर्फ एक काम करती है, वो फेज़ कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप है कि आप लिविंग में से उठा के कोई चीज़ ऑब्जर्व करने बैठ जाएँ तो सिर्फ पॉसिबल हो सकता है फेज़ कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप से, क्योंकि ये फेज़ कॉन्ट्रास्ट इमेज प्रोवाइड करती है इसलिए। और फिर उसके बाद अब क्वेश्चन है वाई कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज़ कॉल्ड सो, या हु वाज द फर्स्ट टू इन्वेंटेड अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब ये आंसर यहाँ पर गिवन है, ठीक है। और यही चीज़ वो क्वेश्चन है जो पीछे अभी मैंने आपको दिखाए थे कि इस तरह के आ सकते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे सैम्पल 1 का पेपर भी होगा और ये आंसर्स भी होंगे। तो आपको मतलब एक पहले प्रोसीजर दिया गया वो याद करना होगा, पॉसिबल क्वेश्चन एक दफ़ा पढ़ लेने हैं ये वाले, और आंसर ये हैं तो ये याद कर लेना। तो बहुत आसान सा है, प्रोसीजर समझ आ जाएगा तो ये चीज़ें तो आसान सी हैं, तो आपने ये लाजमी कर लेना। दैट वाज अबाउट योर फर्स्ट लेक्चर, जिसमें हमने पहले प्रैक्टिकल बेस असेसमेंट को भी डिस्कस किया, अटेम्पटेशन भी डिस्कस की और पॉसिबल क्वेश्चन भी डिस्कस किए। फिर पहला प्रैक्टिकल भी हमने सारी डिटेल डिस्कस की और उसके पॉसिबल क्वेश्चंस और आंसर और किस तरह से याद करना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। कमिंग लेक्चर्स में भी इसी तरह से 1 बाय 1 हर प्रैक्टिकल की डिटेल मौजूद होगी। अगर आप कॉलेज में परफॉर्मेंस करते हैं तो साथ में आप ये भी कर लें, यानी लेक्चर्स ले लेते हैं तो आपको और ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। एंड आई होप कि आपको अब सारी जो डिफ़िकल्टीज़ होंगी या जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। टिल द नेक्स्ट लेक्चर विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड गुड लक, बट वंस अगेन आई एडवाइस यू ऑल टू मस्ट prepare and also practice these practicals so that you can score very good marks in the annual practical based assessment. Once again, wish you all the very best and good luck.